सोचो, अगर कोई तुम्हारी प्रेग्नेंट बीवी को किडनैप कर ले और शर्त रखे कि तुझे दुनिया की सबसे खतरनाक जेल की काल कोठरी में जाकर एक कैदी का मर्डर करना होगा, वरना तेरे होने वाले बच्चे को काट दिया जाएगा। आज की कहानी है ब्रैडली की, जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए जानबूझकर जेल के गार्ड्स की हड्डियां तोड़ता है ताकि उसे उस नर्क ब्लॉक 99 में भेजा जाए। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जिस कैदी को वो मारने आया था वो तो वहां है ही नहीं, बल्कि यह उसके लिए बिछाया गया एक खूनी जाल था। क्या ब्रैडली अपनी बीवी और बच्चे को बचा पाएगा? कहानी की शुरुआत होती है एक टकले और मजबूत आदमी ब्रैडली को दिखाते हुए, जो पेशे से एक कार मैकेनिक होता है। रोज की तरह ब्रैडली एक खराब कार लेकर गैरेज पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि गैरेज का मालिक बेसब्री से उसका ही इंतजार कर रहा था, जिस पर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर गैरेज का मालिक उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। ये सुनकर ब्रैडली समझ जाता है कि उसे नौकरी से निकाला जाने वाला है, और ठीक ऐसा ही होता है। मालिक उससे कहता है कि आजकल गैरेज आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इसलिए वो कुछ वर्कर्स को मजबूरन निकाल रहा है। लेकिन ये केवल एक बहाना था, क्योंकि ब्रैडली थोड़ा सख्त किस्म का आदमी होता है, जिसे हटाकर मालिक किसी ऐसे आदमी को काम पर रखना चाहता था जो उसकी चमचागिरी करे। अब क्योंकि ब्रैडली बिना बहस किए लॉकर रूम में जाकर अपना सामान निकालता है और अपनी कार लेकर चुपचाप घर के लिए निकल जाता है। और हाँ दोस्तों, यही से ब्रैडली की जिंदगी का डाउनफॉल शुरू होता है, जो सीधा कहानी के अंत तक उसके साथ चलता है और उसी के साथ खत्म होता है। खैर, ब्रैडली अपनी कार को अपने घर के सामने रोकता है और तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी लॉरेन अपनी कार में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। ब्रैडली को उस पर शक होता है, इसलिए वो सच का पता लगाने के लिए कुछ देर तक उसे घूर कर देखता है, और जब उसे यकीन हो जाता है तो वो तुरंत ही लॉरेन के पास जाता है और उसे कार का गेट खोलने को कहता है। उसकी पत्नी कहती है, आज बड़ी जल्दी काम से आ गए। तभी ब्रैडली उसके गले पे किसी के होठों के निशान देख लेता है और लॉरेन से कहता है, अपना फोन दो मुझे। लेकिन लॉरेन उसे फोन देने से मना कर देती है, जिस पर ब्रैडली उससे उसका फोन छीन लेता है और उसका शक सही निकलता है। वो किसी पराये मर्द के साथ फोन पर बात कर रही थी। ब्रैडली गुस्से में लॉरेन को घर के अंदर जाने के लिए कहता है। लॉरेन कहती है, मेरी बात तो सुन लो, मैंने कहा घर के अंदर जाओ। फिर लॉरेन चुपचाप घर के अंदर चली गई। अब वैसे ही उसे कुछ देर पहले काम से निकाल दिया गया था, और अब उसकी पत्नी का चक्कर, जिसे लेकर वो और भी ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए उसने अपना सारा गुस्सा लॉरेन की कार पे निकालनी शुरू कर दी। हाँ, वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसे पता ही नहीं लगा कि कब उसके हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसके बाद वो खुद को शांत करता है और घर के अंदर जाता है और भाभी जी से सवाल करता है कि वो कितने दिनों से लॉरेन से इस बात के लिए माफी भी मांगता है, और वो कहता है कि आज से और अभी से दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लॉरेन मान जाती है। इसके बाद ब्रैडली लॉरेन को बताता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है और अब से वो गिल नाम के एक आदमी के लिए काम करेगा, जो एक ड्रग लॉर्ड है। गिल का नाम सुनते ही लॉरेन साफ साफ मना कर देती है कि वो गिल के साथ काम नहीं करेगा, और कहती है, तुमने ही कहा था कि तुम गिल के साथ कभी काम नहीं करोगे। ब्रैडली कहता है, हाँ, लेकिन ऐसी हालात में हम खुशहाल परिवार की तरह नहीं रह सकते। परिवार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और फिलहाल मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो लॉरेन से ये भी कहता है कि वो ये काम पूरी सावधानी के साथ करेगा। इसके बाद कहानी 18 महीने आगे चली जाती है, जहां ब्रैडली का काम एक अपार्टमेंट में एक ड्रग कुरियर को ढूंढना था, जो सभी ड्रग डीलरों को पैकेट पहुंचाता था। उस डीलर से मिलने के बाद ब्रैडली उसे उसका सामान दे देता है। इसके बाद काम खत्म करके वो अपने घर लौट आता है, और अब ब्रैडली की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि वो इस काम से काफी पैसा कमा रहा था। अब वो एक बड़े घर में रहता है और उसके पास 2-3 लग्जरी कारें भी होती हैं, और कुछ ही दिनों में लॉरेन एक बच्चे को जन्म देने वाली है, जिससे उनकी खुशियां और बढ़ जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना दोस्त, गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है। खैर, ब्रैडली लॉरेन को लेकर बेडरूम में आता है, लेकिन जैसे ही दोनों को आपस में बातें करने का मौका मिलता है, तभी ब्रैडली को गिल का फोन आ जाता है, जो उसे फौरन अपने घर बुलाता है। फिर ब्रैडली गिल से मिलने निकल जाता है। लॉरेन के चेहरे से साफ पता चलता है कि वो ब्रैडली के काम से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इधर थोड़ी ही देर में ब्रैडली अपनी कार लेकर उस जगह पहुंच जाता है, और यहाँ हम मिलते हैं ड्रग माफिया गिल से, जिसके लिए ब्रैडली काम करता है। मिलने के बाद दोनों बिजनेस की बातें करते हैं। गिल बताता है कि उसका एक दोस्त है जिसका नाम एलिएजर है, जिसकी मैक्सिको में बड़ी पहुंच है। उसे उसका एक जरूरी काम करना है। थोड़ी देर बाद एलिएजर भी अपने 2 आदमियों रोमन और पेड्रो के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर एलिएजर ब्रैडली को बताता है कि उसे उसका एक जरूरी काम करना है, और इस काम में उसके आदमी रोमन और पेड्रो भी उसका साथ देंगे। लेकिन ब्रैडली उसके साथ काम करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका एक आदमी रोमन उसे बहुत ज्यादा नशेड़ी किस्म का लग रहा था। उसे डर था कि रोमन बिना सोचे समझे और लापरवाही से काम करेगा, जिसकी वजह से वो पुलिस के हाथ लग सकते हैं। एलिएजर अपने दोनों आदमियों का बचाव करते हुए कहता है कि वो उसके सबसे होनहार आदमी है, लेकिन फिर भी ब्रैडली उसे मना कर देता है। गिल ब्रैडली से अकेले में बात करता है और उसे समझाता है कि ये काम उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही गिल ये भी वादा करता है कि जब ब्रैडली का बच्चा पैदा होगा तो उसे 3 महीने की छुट्टी मिलेगी। थोड़ा सोचने के बाद ब्रैडली मान जाता है और एलिएजर
एलिएजर से कहता है कि इस काम की पूरी जिम्मेदारी वही लेगा और काम के दौरान उसके दोनों आदमियों को उसकी बात माननी होगी। एलिएजर मान जाता है। फिर ब्रैडली रोमन का एक छोटा सा इम्तिहान लेता है और उससे पूछता है, रोमन, अगर मैं कहूँ कि सामान फेंक दो तो तुम क्या करोगे? रोमन जवाब देता है, फेंक दूंगा। और इसी के साथ दोनों के बीच समझौता हो जाता है। इसके बाद तीनों रात के वक्त एक बंदरगाह पर पहुंचते हैं, लेकिन शिप पर चढ़ने से पहले रोमन अपनी मर्जी चलाने लगता है। ब्रैडली गुस्सा होता उससे पहले पेड्रो रोमन से कहता है, रोमन, हमारे बीच समझौता हुआ है, हमें ब्रैडली की बात माननी होगी। फिर ब्रैडली खुद बोट चलाता है और लोकेशन पर पहुंचकर सावधानी से चारों ओर देखकर बोट रोक देता है। इसके बाद पेड्रो डाइविंग सूट पहनकर पानी में उतरता है और नीचे से एक बक्सा निकाल कर लाता है। अंदाजा लगाओ उस बक्से में क्या होगा? मैं बताता हूँ, उस बक्से में और कुछ नहीं बल्कि $3 मिलियन की ड्रग्स होती हैं, जिसे वहाँ छिपा कर रखा गया था। फिर वो लोग उसमें से सारा पैकेट निकालकर बक्से को पानी में फेंक देते हैं और बंदरगाह पर लौट आते हैं। लेकिन रास्ते में ब्रैडली अचानक अपना पैकेट पानी में फेंक देता है और दोनों से भी ऐसा करने को कहता है, मगर रोमन और पेड्रो उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और उल्टा ब्रैडली को पीट देते हैं। ब्रैडली अपने गुस्से को काबू में रखता है और उन्हें जाने देता है और खुद बोट की तरफ बढ़ने लगता है। और इधर दोनों जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं, अचानक पुलिस उन्हें घेर लेती है और दोनों तरफ से धड़ाधड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। ब्रैडली पकड़ा नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप निकलने का सोचता है, लेकिन तभी उसे पुलिस वालों की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद मांग रहे होते हैं। ब्रैडली दिमाग लगाता है कि वो आम आदमी बनके पुलिस की मदद करेगा, जिससे पुलिस को उस पर शक नहीं होगा। फिर ब्रैडली पीछे से जाकर पहले पेड्रो को गोली मार देता है और फिर रोमन को भी, लेकिन अफसोस पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए लाया जाता है। वहाँ एक डिटेक्टिव वॉटकिंस उससे ड्रग्स के बारे में पूछता है और ये भी पूछता है कि वो वहाँ क्या कर रहा था वगैरह वगैरह। ब्रैडली उसे गुमराह करने की कोशिश करता है, मगर डिटेक्टिव को शक हो जाता है कि ब्रैडली एक चालाक आदमी है और उस डिटेक्टिव को उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, लेकिन उसने 2 लोगों की हत्या की थी, जिसकी वजह से वो फंस जाता है। कोर्ट में पेशी से पहले उसे एक आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलने दिया जाता है। ब्रैडली लॉरेन से कहता है कि वो अपना और उनके होने वाले बच्चे का ख्याल रखे। ब्रैडली ने अवैध कामों से इतने पैसे कमा लिए थे कि उसकी पत्नी और बच्चा आराम से एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे। फिर ब्रैडली को हत्या और अवैध हथियार रखने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई जाती है और उसे फ्रैंकलिन एर्जेंस नाम की जेल में भेज दिया जाता है। वहां पहुंचकर उसे उसकी सारी कीमती चीजें उतारने को कहा जाता है, यहाँ तक कि उसकी शादी की अंगूठी भी उतार दी जाती है। इसके बाद उसका हेल्थ टेस्ट लिया गया। टेस्ट के बाद उसे एक बूढ़े कैदी लेफ्टी के साथ ऊपर की सेल में भेजा जाता है। वहां ब्रैडली और लेफ्टी की मुलाकात जेल के मैनेजमेंट ऑफिसर आंद्रे से होती है। आंद्रे ब्रैडली को जेल के नियम समझाता है, जिनमें से एक नियम ये भी था कि जब भी घंटी बजेगी तो उसे तुरंत ही हाजिरी लगाने अपनी सेल से बाहर आना होगा। इसके बाद ब्रैडली को उसकी सेल में डाल दिया जाता है। अंदर जाकर वो अपने आप को कोसने लगता है कि क्यों उसने एलिएजर के साथ काम किया। फिर वो थकान की वजह से गहरी नींद में सो जाता है और जब हाजिरी का समय होता है तो बाकी सभी कैदी अपनी अपनी सेल से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन ब्रैडली तब भी घोड़े बेचकर सो रहा होता है, जिसकी वजह से सभी कैदियों को भूखा रहना पड़ता है। और जब काफी देर बाद ब्रैडली बाहर आता है तो आंद्रे उस पर भड़क जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें नियम समझाए थे ना। आंद्रे उसे आखिरी चेतावनी देता है कि आगे से उसे डिसिप्लिन में रहना होगा और जेल के सभी नियम मानने होंगे। इसके बाद सीन उसकी पत्नी पे शिफ्ट होता है, जो घर में सोई हुई होती है कि तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके घर में घुस चुका है। लॉरेन तुरंत ड्रावर से बंदूक निकाल लेती है और ये जो भी लोग थे शायद उसका अपहरण करने के इरादे से आए थे, और तभी अचानक लॉरेन पे टेजर गन से हमला हो जाता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। सीन वापस से ब्रैडली पर शिफ्ट होता है, जहाँ लेफ्टी उसे बताता है कि उससे मिलने कोई आया है। और जब ब्रैडली वहाँ पहुँचता है तो उसकी मुलाकात एक महिला डॉक्टर डेनिस से होती है। डेनिस बताती है कि उसे डॉक्टर प्लेसिड का फोन आया था, जो कि उसकी पत्नी के डॉक्टर है। डेनिस उसे बताती है कि उसे डॉक्टर प्लेसिड ने बताया है कि लॉरेन की प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और वो कल सुबह 10 बजे उससे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर ब्रैडली थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि लॉरेन ने उसे प्लेसिड नाम के किसी डॉक्टर के बारे में कभी नहीं बताया था। खैर, अगले दिन उसकी मुलाकात डॉक्टर प्लेसिड से होती है, लेकिन ब्रैडली उसे बिल्कुल भी नहीं जानता था, क्योंकि असल में वो लॉरेन का डॉक्टर है ही नहीं, बल्कि वो एलियाजर का आदमी था, जो डॉक्टर होने का नाटक कर रहा होता है। फिर वो बताता है कि पिछले लेन देन की नाकामी की वजह से उसके मालिक एलियाजर को $3 मिलियन, जो INR में लगभग 27 करोड़ होते हैं, इतना पैसा एलियाजर का नुकसान हुआ है। इसके बाद डॉक्टर प्लेसिड
उसे लॉरेन की एक तस्वीर दिखाता है जिसे उन्होंने अगवा कर लिया होता है। डॉक्टर प्लेसिड आगे कहता है, एलियाजर तुम पे बहुत गुस्सा है और वो तुम्हारी पत्नी और होने वाले बच्चे दोनों को मार देगा, लेकिन एक शर्त पर वो ऐसा नहीं करेगा। फिर दोनों के बीच एक सौदा होता है। ब्रैडली से कहा जाता है कि उसे एक ऐसे आदमी को मारना होगा जिसे उम्र कैद की सजा हुई है, और वो आदमी रेडक्लिफ जेल के ब्लॉक 99 में बंद है जिसका नाम क्रिस्टोफर है। डॉक्टर प्लेस ब्लॉक 99 में जाकर क्रिस्टोफर नाम के आदमी को मार देता है तो एलियाजर उसे माफ कर देगा और उसकी पत्नी और बच्चे दोनों को भी छोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर ब्रैडली पूरी तरह हताश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे ये करना चाहिए या नहीं। इसके बाद आंद्रे उसे उसकी सेल में वापस ले ही जा रहा होता है कि अचानक ब्रैडली अपने जूते उतारकर आंद्रे पर हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। ब्रैडली ये सब जानबूझकर कर रहा होता है ताकि उसे रेडक्लिफ जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए। आंद्रे भी उसके इस बर्ताव से गुस्से में आ जाता है और अपनी बैटन से ब्रैडली को मारने लगता है, और अंत में ब्रैडली आंद्रे को मारकर उसका एक हाथ तोड़ देता है। फिर आंद्रे की चीख सुनकर बाकी गार्ड वहां आ जाते हैं और ब्रैडली को हथकड़ी पहनाकर नीचे की सेल में ले जाते हैं, लेकिन ब्रैडली को तो रेडक्लिफ जेल में पहुंचना था, इसलिए वो फिर से लड़ाई शुरू कर देता है और उन तीनों गार्ड को भी पीटने लगता है। ब्रैडली के इस बर्ताव को देखकर एक गार्ड उसे टैसर गन से बिजली के झटके देने लगता है और यहीं उसका प्लान काम कर जाता है और उसे एक खतरनाक कैदी मानकर रेडक्लिफ जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब वो रेडक्लिफ पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात जेल का कमीना वार्डन टैग्स और उसके 4 आदमियों से होता है। टैग्स उसे बताता है, तुमने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। रेडक्लिफ जेल बहुत सख्त है और यहाँ की सुरक्षा बहुत कड़ी है और यहाँ तुम्हें नर्क जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके बाद ब्रैडली को जांच के लिए ले जाया जाता है। जांच पूरी होने के बाद उसे ब्लॉक 99 के बजाय ब्लॉक 59 में डाल दिया जाता है। सेल को देखकर ब्रैडली हैरान रह जाता है। उसे टैग्स की कही बातें याद आती हैं कि उसे यहाँ नर्क जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वो देखता है कि उसका सेल बहुत गंदा पड़ा हुआ था क्योंकि पिछले हगनू कैदी ने सेल में पॉटी करके छोड़ रखी होती है जिसकी बदबू बर्दाश्त के बाहर की थी, लेकिन ब्रैडली अपने परिवार के लिए ये सब सहने को तैयार था। फिर उसने चुपचाप अपनी बनियान उतारी और उससे नाक ढकी और सो गया। कुछ देर बाद एक गार्ड ने उसके सेल का दरवाजा खटखटाया और उसे 60 मिनट के लिए बाहर जाने दिया गया ताजी हवा लेने के लिए। बाहर आकर ब्रैडली क्रिस्टोफर को ढूंढने लगता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है जिसका नाम डेरेक था। ब्रैडली ने डेरेक से पूछा, क्या तुम क्रिस्टोफर को जानते हो? ये सुनकर डेरेक ने साफ कहा कि रेडक्लिफ जेल में क्रिस्टोफर नाम का एक भी कैदी नहीं है, जिसे सुनकर ब्रैडली हैरान हो जाता है। फिर ब्रैडली कैदियों के एक ग्रुप के पास जाने का सोचता है जो सामने कसरत कर रहे होते हैं, लेकिन डेरेक उसे उनके पास जाने से मना करता है क्योंकि वो सभी के सभी साइको होते हैं। लेकिन ब्रैडली फिर भी उनके पास चला जाता है, जिसके बाद वो कैदी ब्रैडली पे भड़क जाते हैं। ब्रैडली भी उन्हें लड़ने के लिए उकसाने लगता है और यहाँ भी ब्रैडली उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है और वो ये सब जानबूझकर कर रहा था ताकि उसे खतरनाक कैदी मानकर ब्लॉक 99 में डाल दिया जाए, जहाँ जाकर वो क्रिस्टोफर को खत्म करके अपने परिवार को बचा सके। तभी एक गार्ड उनकी लड़ाई रुकवाने के लिए हवाई फायर करता है। फिर फायरिंग की आवाज सुनते ही गार्ड वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन ब्रैडली ने फिर से हंगामा मचाया और उल्टा गार्डों को ही पीट डाला। आखिरकार टैग्स वहां पहुंचता है और गार्ड से ब्रैडली के चेहरे ढकने को कहता है। फिर उसका चेहरा ढककर उसे सीधे ब्लॉक 99 में डाल दिया जाता है, जो कि अंडरग्राउंड सेल होता है, यानी कि काल कोठरी में। फिर ब्रैडली को वहां ले जाकर सबसे पहले उसे पस्त करने के लिए रिमोट कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक शील्ड पहनाकर उसे उसकी सेल में डाल दिया गया, जहां चारों ओर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। फिर टैग्स रिमोट के जरिए उसे बिजली के झटके देकर पस्त करता है। सीन एक बार फिर लॉरेन पे शिफ्ट होता है, जहां उसे अगवा कर रखा गया था। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है और वहीं पे हम डॉक्टर प्लेसिड को भी देखते हैं जो उसकी तस्वीर ले रहा होता है, और उसके साथ एक कोरियन अबॉर्शन स्पेशलिस्ट भी होता है, जिससे हमें साफ साफ पता चलता है कि वो लोग लॉरेन का अबॉर्शन करने वाले हैं। सीन फिर से ब्रैडली पर शिफ्ट होता है, जो अपनी सेल में बिजली के झटके की वजह से पस्त और बेहोश पड़ा होता है, और जब उसे होश आता है तो वो जोर जोर से क्रिस्टोफर का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। तभी उसके बगल वाली सेल का कैदी उसे बताता है कि ब्लॉक 99 में क्रिस्टोफर नाम का कोई कैदी मौजूद नहीं है, जिसे सुनकर ब्रैडली हैरान हो जाता है। तभी कुछ गार्ड उसकी आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं और उसे सेल से बाहर लाकर उसे बिजली के झटके देने लगते हैं। इसके बाद उनमें से एक गार्ड ब्रैडली से कहता है कि क्रिस्टोफर तुमसे मिलना चाहता है, जिसके बाद उसे क्रिस्टोफर वाली सेल में ले जाया जाता है और यहीं पर कहानी का बड़ा खुलासा होता है, जिसे देखकर ब्रैडली बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। दरअसल वहां क्रिस्टोफर नहीं बल्कि एलिएजर और वही साइको कैदी मौजूद थे जिसे ब्रैडली ने कुछ देर पहले पीटा था। असल में क्रिस्टोफर तो एलिएजर की केवल एक चाल थी ताकि ब्रैडली को किसी तरह धोखे से ब्लॉक 99 में लाकर उससे बदला लिया जा सके, क्योंकि एलिएजर को ब्रैडली की वजह से $3 मिलियन का नुकसान हुआ होता
होता है और साथ ही ब्रैडली के पकड़े जाने की वजह से वो भी पकड़ा गया होता है। ऊपर से ब्रैडली ने पेड्रो को भी मार डाला जो उसकी बहन का पति था, इसलिए अब वो ब्रैडली से बदला लेना चाहता है। उसने उन गार्ड को भी पैसे देकर अपनी तरफ कर लिया होता है। इसके बाद लगातार ब्रैडली को बिजली के झटके देकर पस्त किया जाता है। फिर एलिएजर उसे उसकी पत्नी की तस्वीर दिखाता है जो डॉक्टर प्लेसिड ने भेजी होती है। एलिएजर उससे कहता है कि अब ना तो वो बचेगा और ना ही उसका परिवार। इसके बाद उसे बुरी तरह पीटकर वापस उसकी सेल में घसीट कर डाल दिया जाता है और उस इलेक्ट्रॉनिक शील्ड का रिमोट एलिएजर के पास ही होता है जो ब्रैडली को लगातार बिजली के झटके दे देकर तड़पा रहा होता है। ब्रैडली पूरी तरह से पस्त और हताश हो चुका होता है क्योंकि अपने परिवार को बचाने की उसकी सारी कोशिश अब बेकार हो चुकी थी। इसके बाद वो अपने बगल वाली सेल के कैदी से बातचीत करता है और उसी दौरान एक तरकीब लगाता है और अपने जूते की सोल निकालकर शील्ड के सेंसर पर लगा देता है जिससे उसे झटके लगना बंद हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गार्ड फिर से आते हैं और उसे कॉरिडोर में ले जाते हैं ये देखने के लिए कि वो सही है या नहीं। और जब वो गार्ड उसे सेल में वापस जाने को कहते हैं तो ब्रैडली बहाना बनाकर कहता है कि थोड़ी देर मुझे ताजी हवा लेने दो। गार्ड बात ना मानने पर फिर से उसे झटके देने लगते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि शील्ड काम करना बंद कर चुकी है। लेकिन ब्रैडली उनके सामने झटके लगने का नाटक करता है और मौका देखकर अचानक दोनों गार्डों पर हमला बोल देता है। यहाँ तक कि एक गार्ड को मार भी देता है जिसे देखकर दूसरे गार्ड डर जाता है कि साला ये तो यमराज है। फिर ब्रैडली उस गार्ड से चाबी छीनकर उसे अपने सेल में बंद कर देता है। इसके बाद ब्रैडली सीधे उस सेल की तरफ बढ़ता है जहाँ एलिएजर होता है। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उसका सामना उन साइको कैदियों से होता है जिन्हें एक एक करके ब्रैडली बुरी तरह से मारने लगता है। किसी के अपने पैरों से चेहरे को कुचल देता है तो किसी का आंख फोड़कर उसे मार डालता है और तीसरे और आखिरी कैदी को तो वो कुत्तों की तरह पीट पीट कर अधमरा कर देता है और अंत में उसके चेहरे पर इतना जोरदार लात मारता है कि उसकी चेहरे की हड्डी टूट जाती है। अब जरा सोचो एलिएजर जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे से हमेशा के लिए दूर हो गया, वो उसके साथ क्या करने वाला है। सबसे पहले तो वो उसे एक जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर गिराता है, फिर उसका फोन छीन लेता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि वो अपने आदमियों को फोन करे और लॉरेन का अबॉर्शन रुकवाए। लेकिन एलिएजर जिद्दी होता है और ब्रैडली की बात मानने से इनकार कर देता है। फिर ब्रैडली उसकी दाहिनी टांग तोड़ देता है और आखिरकार एलिएजर मान जाता है और लॉरेन का अबॉर्शन रुकवा देता है। साथ ही ब्रैडली लॉरेन को सही सलामत गिल के पास ले जाने को कहता है। इसके बाद ब्रैडली एलिएजर को घसीटकर अपनी सेल में लाता है और गार्डों के साथ सेल में डाल देता है। लेकिन जैसे ही वो सेल का दरवाजा बंद करने वाला होता है कि तभी टैग्स और उसके आदमी वहाँ पहुंच जाते हैं। टैग्स अपने दोनों आदमियों के बारे में पूछता है। ब्रैडली जवाब देता है कि उसका एक आदमी मर चुका है लेकिन एक अब भी जिंदा है और अगर उसने दरवाजा खोला तो वो उसे भी मार देगा। दरअसल ब्रैडली गिल के फोन का इंतजार कर रहा होता है ताकि उसे ये पता चल सके कि उसकी पत्नी अब सुरक्षित है। दूसरी तरफ एलिएजर के कहने पर डॉक्टर प्लेसिड और वही कोरियन डॉक्टर ब्रैडली की पत्नी को गिल के पास ले जाते हैं और उसे सही सलामत गिल के पास छोड़ देते हैं। डॉक्टर प्लेसिड ने गिल पर बंदूक भी तान रखी होती है ताकि वो कोई चालाकी न करे। लेकिन जैसे ही दोनों थोड़ी दूर जाते हैं गिल अचानक स्नाइपर निकालता है और डॉक्टर प्लेसिड के सिर में गोली मारकर उसे मार देता है। फिर लॉरेन उससे स्नाइपर लेकर उस कोरियन डॉक्टर को मार देती है जो उसका अबॉर्शन करने आया था। इधर ब्रैडली को गिल का फोन आता है जो उसे बताता है कि लॉरेन अब सुरक्षित है और अब से वो उसकी देखभाल करेगा। फिर गिल लॉरेन को फोन देता है जिसके बाद ब्रैडली अपने होने वाले बच्चे के लिए आखिरी शब्द कहता है कि बड़े होकर एक अच्छा इंसान बनना, स्वस्थ रहना, समझदार रहना और एक अच्छी जिंदगी जीना। ब्रैडली बहुत उदास होता है क्योंकि वो जानता है कि अब वो अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाएगा। बाहर गुस्से में खड़ा टैग्स उससे पूछता है कि अब खत्म हुआ तुम्हारा रोना धोना, जिस पर ब्रैडली कहता है कि बस मुझे 1 मिनट और दो। फिर वो वापस अपनी सेल में जाता है और एलिएजर को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। वो उसे तब तक मारता है जब तक उसका सिर धड़ से अलग नहीं हो जाता। आखिरकार टैग्स का सब्र टूट जाता है और वो अंदर आकर ब्रैडली के सिर में गोली मार देता है और वहीं ब्रैडली की मौत हो जाती है। और इसी के साथ खत्म होती है ब्रैडली की यह खूनी दास्तान। दोस्तों, गलत रास्ते का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए फिल्म लिपि को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी में।